हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आशीष वाकुलकर और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे हमको पता है कि जो एटम है वो एलिमेंट का एटम जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, जो कंबाइनली न्यूक्लियस कहलाते हैं। और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में या फिर उनके शेप के ऑर्बिट में घूमते रहेंगे। लेकिन ये तो हो गई आज की बात। लेकिन आज से 100 या 150 साल पहले जब साइंटिस्ट लोगों को, केमिस्ट लोगों को पता नहीं था कि जो एटम का जो न्यूक्लियस है या फिर जो एटम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एक एक साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च करके उसके स्ट्रक्चर को बताने की कोशिश की। तो चलिए देखते हैं कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की थी। देखिए, जैसे हमको पता है कि जो एटम है वो एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बना होता है, जिनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये जो पार्टिकल्स है इनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट का एटम इन पार्टिकल्स के बिना नहीं बन सकता। अभी इसकी जो अरेंजमेंट होगी, जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, उसके लिए रुदरफोर्ड ने एक मॉडल प्रपोज किया जिसका नाम है रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। अभी रुदरफोर्ड ने क्या बताया, देखिए, अकॉर्डिंग टू रुदरफोर्ड्स मॉडल एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस सिचुएटेड एट द सेंटर। उसने बोल दिया कि जो किसी भी एटम में उसका जो न्यूक्लियस है वो उसके सेंटर में रहेगा। एंटायर मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज। क्या बोला साथ ही साथ उसने, उस एटम का पूरा मास और उसका सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, वो कॉन्सेंट्रेट रहेंगे एट द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखिए क्या बोला उसने, पूरा का पूरा मास और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, विच आर रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एट सम डिस्टेंस विद हाई स्पीड्स। यानी कि उस न्यूक्लियस के आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर फिक्स डिस्टेंस पे, और उनकी स्पीड बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन क्या हुआ, देखिए सामने, इन 1913 नील्स बोहर ने क्या पॉइंट आउट किया कि जो इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट इज सब्जेक्टेड टू एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। अगर कोई भी चीज किसी सेंटर की तरफ घूमना चाहेगी तो उसके लिए उसको एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इट वुड कंटिन्यूअसली इमिट रेडिएशन एंड ग्रेजुअली लूज एनर्जी। इसका मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू में घूमता रहेगा सर्कुलर ऑर्बिट में या फिर किसी भी ऑर्बिट में, तो उसको कंटिन्यूअसली एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, एज रिजल्ट ऑफ दिस इट्स ऑर्बिट वुड बिकम स्मॉलर एंड फाइनली इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर उसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली कम होती जा रही है तो उसके पास घूमने के लिए एनर्जी नहीं बचेगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जब उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम देयरफॉर डजंट इंश्योर अ स्टेबल एटम। इसका मतलब रुदरफोर्ड ने जो बताया कि एक्सेलरेशन का उसका कंसेप्ट फेल हो गया क्योंकि उसको वो एक्सेलरेशन लगाना भूल गया, तो इस वजह से रुदरफोर्ड का जो मॉडल है वो स्टेबल एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, नील्स बोहर डेवलप्ड अ मॉडल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अभी देखिए, अगर नील्स बोहर ने उसको ब्लेम किया था रुदरफोर्ड को कि तेरा जो एटम है, तूने जो स्ट्रक्चर बताया वो स्टेबल नहीं है, तो इसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यूज करके और फाइन स्पेक्ट्रम गिवन बाय एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम, ये दो यूज करके उसने खुद की थ्योरी बनाई। But Bohr failed to explain the existence of closely spaced components of a spectral line of atom having more than one electron. अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का तो एक्सप्लेन करना अच्छे से जानता था, लेकिन ये एक प्रॉब्लम में फंस गया कि इसने क्लोजली स्पेस्ड कंपोनेंट जो रहेंगे किसी स्पेक्ट्रल लाइन के, ऐसे एटम शो करेंगे जो 1 इलेक्ट्रॉन ना हो, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन वाले हो, तो वो नील्स बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद देखिए क्या हुआ। टू एक्सप्लेन द फाइनल डिटेल्स ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हायर एलिमेंट्स, समरफेल्ड। अभी देखिए, पहला रुदरफोर्ड हो गया, दूसरा नील्स बोहर हो गया, तीसरा साइंटिस्ट आया समरफेल्ड। उसने एक एक्सटेंशन कैरी किया बोहर्स एटॉमिक थ्योरी का बाय इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिटल्स। अभी इसने बोला कि जो एटम के ऑर्बिटल्स रहेंगे वो स्फेरिकल ना होते हुए, सर्कुलर ना होते हुए, वो रहेंगे इलिप्टिकल शेप के। बट समरफेल्ड
मॉडल ऑल्सो फेल्ड टू प्रोड्यूस सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अभी देखिए तीसरा साइंटिस्ट भी फेल हो चुका है जिसका नाम था सोमरफेल्ड। उसके बाद क्या हुआ देखिए, दो बोर्स मॉडल वाज पार्शियली सक्सेसफुल, इट हैड टू बी अबैंडन्ड बिकॉज ऑफ इट्स मेनी शॉर्टकमिंग्स। अभी इसके शॉर्टकमिंग्स बहुत सारे थे। जो मेन ऑब्जेक्शन था टू बोर मॉडल वो था came from the new ideas of डी ब्रॉगली एंड हाइजेनबर्ग। अभी जो नए साइंटिस्ट आए थे दोनों के कंसेप्ट अलग अलग थे। एक का नाम था डी ब्रॉगली, लुइस डी ब्रॉगली, और दूसरे का नाम था हाइजेनबर्ग। इनके जो आइडियाज थे वो उनके आइडियाज की वजह से उसको एक ऑब्जेक्शन मिला। दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों ने क्या किया था, एक वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया था इन एडिशन टू इट्स पार्टिकल कैरेक्टर। इसका मतलब इन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल तो है ही, साथ में साथ वो वेव कैरेक्टर भी शो करेगा। एंड एक्सप्लेन दैट द पाथ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये था कि अगर वो पार्टिकल है तो गोल गोल घूमेगा, लेकिन अगर वो साथ में वेव है तो वेवी नेचर भी दिखाएगा। इसका मतलब उसका पाथ फिक्स नहीं रहेगा। तो इसका मतलब उसकी जो पाथ मोशन है इलेक्ट्रॉन की वो वेल डिफाइन नहीं हो सकती, आप उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते। अभी देखिए जो हाइजेनबर्ग था और डी ब्रॉगली था उनके कंसेप्ट क्या थे वो चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए, द प्लैनेटरी थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पुट फॉरवर्ड बाय रुदरफोर्ड एंड बोर डिस्क्राइब द एटम एज अ सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन फिक्स्ड ऑर्बिट। अभी देखिए क्या बोला उसने, जो प्लैनेटरी थ्योरी है एटॉमिक स्ट्रक्चर की जिसको रुदरफोर्ड ने पुट किया था और बोर्स ने डिस्क्राइब किया था कि सेंट्रल न्यूक्लियस रहेगा और उसके आजू बाजू में इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे किसी फिक्स ऑर्बिट में। इसका मतलब द इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज अ पार्टिकल। इसका मतलब उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो सिर्फ पार्टिकल का नेचर दिखाएगा। लेकिन 1924 में लुइस डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया कि जैसे लाइट ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करता है, लाइट में वेव भी रहती है और वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज भी शो करता है। इसका मतलब देखिए थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि लाइट को हम आज तक वेव कंसिडर कर रहे थे, लेकिन वो लाइट दो टाइप के नेचर दिखाता है। वो एज अ वेव तो बिहेव करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में वो एज अ पार्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करेगा। तो सारे के सारे जो माइक्रोस्कोपिक, यहाँ वर्ड की तरफ ध्यान देना है हमको, इसने मैक्रोस्कोपिक नहीं बोला है, मतलब बड़े साइज के पार्टिकल नहीं बोला है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल्स और जो मोशन में रहेंगे, ज्यादा स्पीड में रहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन हो गया, उनमें भी ड्यूअल कैरेक्टर आ जाएगा। पहले तो लाइट था, लाइट में ड्यूअल कैरेक्टर था, लाइट तो पहले वेव है, उसके बाद वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे साइज के पार्टिकल जो ज्यादा स्पीड में मूव करेंगे वो पहले तो पार्टिकल रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो वेव नेचर शो करेंगे, मतलब बोथ एज मटेरियल पार्टिकल एंड एज अ वेव। अभी इससे क्या होगा देखिए, टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सम टाइम इट इज नेसेसरी टू कंसीडर इट एज अ पार्टिकल। देखिए अगर हमको इलेक्ट्रॉन की सारी प्रॉपर्टी शो करना है, एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए कुछ समय उसको पार्टिकल कंसीडर करना पड़ेगा, व्हाइल समटाइम्स इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ वेव। इसका मतलब पार्टिकल में जो प्रॉपर्टी रहेगी वो मास रहेगी और वेव में जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी वेवलेंथ। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की दोनों प्रॉपर्टी उसमें, इलेक्ट्रॉन में दोनों प्रॉपर्टी आ जाएगी, मास भी आ जाएगा और वेवलेंथ भी आ जाएगी। मास इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल व्हाइल वेवलेंथ इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ वेव। अभी इससे जो इक्वेशन मिलता है वो इक्वेशन देखिए कैसे रिलेट होता है। देखिए मास और वेवलेंथ जो है ये रिलेट है एक दूसरे से आइंस्टाइन इक्वेशन के द्वारा। जो आइंस्टाइन का इक्वेशन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट इज E इज इक्वल टू mc²। लेकिन ये हो गया पार्टिकल के लिए। जब किसी पार्टिकल को जिसका मास m है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी होती है इक्विवेलेंट टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर। लेकिन जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है वो बताती है कि एनर्जी ऑफ फोटोन वो रहेगी E इज इक्वल टू h न्यू। यहाँ पर न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। ये हो गया वेव के लिए। अभी दोनों इक्वेशन अगर कंबाइन करते हैं हम लोग, क्योंकि वो सिंगल पार्टिकल कंसीडर करके चल रहे हैं, उसकी एनर्जी फाइंड आउट की दोनों फॉर्म में। ये पहला जो है वो देगा पार्टिकल फॉर्म की एनर्जी और दूसरा इक्वेशन जो है वो देगा उसकी वेव फॉर्म की एनर्जी। तो दोनों इक्वल कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि पार्टिकल सेम रहेगा उसकी टोटल एनर्जी सेम रहेगी। तो इसका मतलब हमको मिलेगा mc² इज इक्वल टू h न्यू। लेकिन न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, मतलब न्यू इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो
जो न्यू की वैल्यू है c डिवाइडेड बाय लैम्डा, हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो हमको मिलेगा mc स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब यहाँ पर हमको सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करना है, दोनों साइड में c दिख रहा है तो एक साइड में c कैंसिल हो जाएगा, दूसरे साइड में c बच जाएगा। तो हमको नया इक्वेशन देखिए क्या मिलेगा, mc इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा। अभी इस लैम्डा को उस साइड में लेके चले जाएंगे क्योंकि हमको वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, और ये m इंटू सी इस साइड में आ जाएगा, तो हमको नया इक्वेशन मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m इंटू सी। लेकिन अभी जो c है, अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से कम स्पीड में ट्रैवल कर रहा है तो हमको ये c को रिप्लेस करना है v से, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल या फिर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमको नया इक्वेशन मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी m इनटू v। लेकिन हमको फिजिक्स में एक फार्मूला है, मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट द मोमेंटम p, therefore lambda is equal to h divided by p. This equation is also known as de Broglie's equation, जिससे हम लोग किसी भी पार्टिकल की वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको उसका मास और वेलोसिटी पता है, इन शॉर्ट उसका मोमेंटम पता है, तो हम उसकी वेवलेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर h तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नथिंग बट द प्लैंक्स कांस्टेंट। अभी देखिए, इट कैन बी सीन फ्रॉम द इक्वेशन दैट वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल। देखिए यहाँ पर दिख रहा है लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। इसका मतलब जो वेवलेंथ है ये मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर बिग मतलब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो मास है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर मास बढ़ता है इस इक्वेशन में तो लैम्डा की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। इसका मतलब हम लोग उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। Hence, larger particle do not show wave particle duality। इसका मतलब ये जो wave particle duality है वो सिर्फ छोटे particles के लिए applicable है। However, microscopic particles like electron has negligible mass। देखिए अभी जो microscopic particle है इलेक्ट्रॉन जैसे उनका मास बहुत negligible होता है, इसीलिए उनकी जो वेवलेंथ रहेगी वो बहुत ज़्यादा significant हो जाएगी। जितने छोटे नंबर से हम इस h को डिवाइड करेंगे उतनी ही लैम्डा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन m की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी, इसीलिए ये लैम्डा की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाएगी। अभी ये तो हो गया डी ब्रॉगली का कांसेप्ट। अभी हाइजेनबर्ग ने क्या बोला वो हम लोग थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन बोहर मॉडल कैन बी कैरिड आउट ओनली इफ द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर एक्यूरेटली नोन। देखिए, बोहर ने जो कैलकुलेशन बताए हैं वो कैलकुलेशन हम लोग तभी कर पाएंगे जब उस पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी, मतलब किसकी, इलेक्ट्रॉन की, एक्यूरेटली पता हो। लेकिन 1927 में हाइजेनबर्ग ने बोला कि देयर इज अ फंडामेंटल लिमिट टू द एक्यूरेसी विद व्हिच सर्टेन फिजिकल मेजरमेंट्स मे बी मेड साइमल्टेनियसली। उसने बोला कि अगर आपको दो चीजें या फिर फिजिकल मेजरमेंट्स, दो या दो से ज्यादा चीजों का साइमल्टेनियसली मेजर करना है तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन आ जाएंगे। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपको बोला कि एक काम करो तो आप अच्छे से कर पाओगे, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर आपको बोला जाए कि आपको दो काम करने हैं साइमल्टेनियसली, तो आपका अगर एक काम पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो दूसरे काम पे ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, या फिर दूसरे काम पे अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाहते हो तो एक काम पे ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगा। यही उसने सिंपल तरीका यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश की। तो दिस लिमिटेशन अप्लाइज टू मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल्स। अभी कॉम्बिनेशन क्यों बोला है? क्योंकि आपको दो चीजें मेजर करना है साइमल्टेनियसली, तो आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली घट जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप पोजीशन मेजर करने की कोशिश करते हो, टाइम मेजर करने की कोशिश करते हो, एनर्जी, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ऐसी चीजें अगर मेजर करने की कोशिश करते हो साइमल्टेनियसली, कोई भी दो चीजें, तो आपका लिमिटेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। Consequently, it is not possible to take off the trajectory of the electron। इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्टरी भी आप नहीं मेजर कर सकते। ट्रेजेक्टरी का मतलब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करेगा, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे ट्रैवल करते चला जाएगा, उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती चली जाएगी, तो वो ट्रेजेक्टरी भी आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हाइजेनबर्ग पुट फॉरवर्ड अ प्रिंसिपल व्हिच इज नोन एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी इसी बेसिस पे हाइजेनबर्ग ने खुद का एक प्रिंसिपल पुट किया जिसको हम लोग बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या होता है हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली। देखिए क्या बोला उसने, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग साइमल्टेनियसली मेजर कर पाए बोथ
दो चीजें कौन सी, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ स्मॉल मूविंग पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब हम लोग उसके ऊपर भरोसा कर पाए, और एब्सोल्यूट एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट रिजल्ट हमको मिल पाए। उसने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी छोटे साइज के मूविंग पार्टिकल की दोनों पोजीशन और मोमेंटम एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ या फिर सर्टेनिटी के साथ हम लोग मेजर कर पाए, उसको एक लिमिटेशन होगी ही होगी। तो मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बी स्टेटेड एज, अब मैथमेटिकली उसने बोल दिया है कि जो प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आएगी। अनसर्टेनिटी का मतलब हमने जो मेजर किया और जो एक्चुअल वैल्यू है दोनों का डिफरेंस मतलब होगी अनसर्टेनिटी। तो पोजीशन में भी एक बार देखेंगे और मोमेंटम में भी देखेंगे, तो दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट दे लेते हैं तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा या फिर उस कांस्टेंट से थोड़ा बड़ा रहेगा, और उसका मतलब होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाय 4 पाई। इसका मतलब डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा h बाय 4 पाई से ज्यादा ही आएगी। फिर डेल्टा x इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा p मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। और यहाँ पर h मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी उसने सिंपल लैंग्वेज में बताया कि अगर आप पोजीशन मेजर करते हो या मोमेंटम मेजर करते हो, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली अगर मेजर करते हो तो दोनों में आपकी कुछ ना कुछ एरर आएगी। जब पोजीशन मेजर कर रहे हो तो डेल्टा एक्स की एरर आ रही है, और अगर मोमेंटम मेजर कर रहे हो तो डेल्टा पी की एरर आ रही है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन लेते हो एरर्स का तो वो h बाय 4 पाई से ज्यादा ही रहेगा। इसका मतलब आप में कुछ ना कुछ एरर वहां पे हमेशा आती ही रहेगी। तो ग्रेटर देन का साइन दिखाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, दैट द प्रोडक्ट ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी कैन बी, एक तो बड़ा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा h बाय 4 पाई के। इट मीन्स दैट अगर पोजीशन इज डिटरमाइंड एग्जैक्टली, अगर हमने यहाँ पर पोजीशन मतलब डेल्टा एक्स को कम करने की कोशिश की, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स विल डिक्रीज, क्योंकि पोजीशन हमने एक्यूरेटली डिटरमाइन करने की कोशिश किया, बट द वैल्यू ऑफ डेल्टा पी विल इंक्रीज। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा, अगर हम लोग मोमेंटम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर रहे हैं तो वहां पर लार्ज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों में से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। अगर इसको कम करेंगे डेल्टा एक्स को तो डेल्टा पी बढ़ेगा, और डेल्टा पी को कम करते हैं तो डेल्टा एक्स बढ़ेगा। अभी इसके बाद आता है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन को ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो जो अरविंद स्क्रॉडिंजर बोलते हैं, कोई श्रोडिंजर बोलेंगे, ये ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट था। इसने प्रपोज किया कि अगर इलेक्ट्रॉन ये वेव है, अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो उसका एक खुद का वेव इक्वेशन हमेशा रहेगा। तो उसने एक इक्वेशन डिराइव किया वेव का, प्रोपोगेटिंग इन 3 डायमेंशंस। अगर कोई वेव 3D में प्रोपोगेट कर रही है तो उसके लिए एक इक्वेशन रहता है, उस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्क्रॉडिंजर का वेव इक्वेशन। जो इक्वेशन है डेरिवेटिव, जो मैथमेटिक्स में सिंपल रहता है, 12th में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, d2 psi upon dx square plus d2 psi upon dy square plus d2 psi upon dz square plus 8 pi square m divided by h square into e minus v into psi is equal to 0। अब यहाँ पर डेरिवेटिव का मतलब आप सब लोग जानते हो, एक्स वाई जेड तो 3D के कोऑर्डिनेट्स हो गए, पाई की वैल्यू 3.14, मास मतलब पार्टिकल का मास m, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, E मतलब उसकी टोटल एनर्जी, V मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर आपको याद रखना है E मतलब टोटल एनर्जी और V मतलब पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज दिख रही है, दैट इज कॉल्ड साई। अब ये साई होता है वेव फंक्शन। वो किसी पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए या पर्टिकुलर सिस्टम के लिए आप अलग से डिफाइन कर सकते हो, तब आप जाके इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। इन दिस इक्वेशन साई मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ये एम्पलीट्यूड फंक्शन रहेगा किसी वेव का, जो हर वेव के लिए अलग अलग रहेगा। V मतलब पोटेंशियल एनर्जी रहेगी पूरे सिस्टम की, M मतलब मास ऑफ द पार्टिकल रहेगा, E मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रहेगी, और H मतलब रहेगा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो इक्वेशन बन जाता है इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन, जो आपको आगे भी बहुत काम में आने वाला है। del 2 psi upon del x square plus del 2 psi upon del y square plus del 2 psi upon del z square plus ये टर्म 8 pi square m divided by h square into e minus v into psi is equal to 0। अभी यहाँ पर
ये जो साय हमको दिख रहा है वो साय का सिग्निफिकेंस क्या है, साय एक्चुअल में क्या है, वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ साय एंड साय स्टार। देखिए जो वेव फंक्शन साय है उसका खुद का ज्यादा बड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, एक्सेप्ट दैट इट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। ये सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन वेव का या फिर किसी भी वेव का सिर्फ एम्पलीट्यूड बताने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमको साई डिफाइन करना है, साई कहीं भी रखना है, तो उसके लिए उसमें कुछ फॉलोइंग कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, तभी उसको हम लोग साई बोलेंगे, वेव फंक्शन बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोल सकते। अभी इसको हम लोग खुद से रिलेट करने की कोशिश करते हैं साई मतलब क्या होता है। देखिए सबसे पहले कंडीशन, साई मस्ट बी कंटिन्यूअस। साई मस्ट बी कंटिन्यूअस का मतलब होता है उसमें सडन चेंजेस नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर में कपड़े सुखाने वाली रस्सी अगर आपने देखी है तो उसमें कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होता, यानी एक एंड से लेके दूसरे एंड तक वो रस्सी पूरी दिखती है आपको, बीच में कोई भी हिस्सा उसका गायब नहीं होता है। उसका दूसरा एग्जांपल दिया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस। दूसरा एग्जांपल, अगर आप घर से निकलते हो और कॉलेज के लिए जाते हो तो कॉलेज में जाने तक आप पूरा रास्ता ट्रैवल करते हो। ऐसा तो कभी होता नहीं कि एक पॉइंट पे आप गायब हो गए और डायरेक्टली कॉलेज में जाके प्रकट हो गए, तो इसका मतलब उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब अगर कोई आपका पीछा कर रहा है या कोई आपको देखने की कोशिश कर रहा है तो आप घर से निकलने से कॉलेज में जाने तक आप नजरों से ओझल नहीं हो सकते, आप कंटिन्यूअसली दिखते रहोगे, दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस। उसके बाद देखिए साई मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब वो उसको एक पर्टिकुलर लिमिट रहेगी। फॉर एग्जाम्पल हमारी उम्र के 20वें साल तक हाइट बढ़ती रहेगी, लेकिन उसको एक लिमिटेशन है, 20 या 25 के बाद हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे दादाजी को हमको ऐसे ऊपर की तरफ देखना पड़ता, जैसे ट्रीज को हम लोग देखते हैं, कुछ ऊंचे ऊंचे ट्रीज, क्योंकि उम्र के साथ अगर हाइट का रिलेशन जोड़ते हैं तो उसी टाइप से हमको वैसा वो दुनिया दिखती। इसका मतलब यहाँ पर वो एक लिमिट में सेट हो जाएगा, उसके ऊपर उसकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती, तो उसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट। अभी साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड का मतलब देखिए क्या होता है। अगर आप कॉलेज में गए हो और कॉलेज में किसी क्लासरूम में बैठे हो तो आपको अगर ढूंढने की कोशिश की जाए तो आप कितनी बार मिलोगे कॉलेज में? ऐसा तो होगा नहीं कि आप साइमल्टेनियसली कॉलेज में भी दिखे, क्लासरूम में बैठे हुए, और साइमल्टेनियसली उसी समय आप लाइब्रेरी में भी दिख जाते हो। इट इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब अगर आपको कोई कैलकुलेट करने के ढूंढने की कोशिश करता है तो आप एक ही बार मिलोगे। इसका मतलब अगर किसी पॉइंट पे आप साई की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हो तो साई भी हमको एक ही वैल्यू देगा, इसको बोलेंगे सिंगल वैल्यूड। दूसरी बात, द इंटीग्रेशन ऑफ अ साई इनटू साई स्टार ओवर द स्पेस शुड बी इक्वल टू 1। अभी इसका मतलब देखिए क्या होता है। अगर हम साई इनटू साई स्टार का इंटीग्रेशन लेते हैं पूरी स्पेस में तो उसका आंसर 1 आना चाहिए। इसका मतलब यही होता है कि आप जैसे आप अकेले हो, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता, यानी कि आपको अगर ढूंढता हो, आपका अगर ढूंढने की कोशिश की जाए तो आप एक ही बार मिलोगे, आपका आंसर 1 ही आना चाहिए। अगर मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहा हूँ तो मुझे वो एक ही बार दिखना चाहिए, यानी कि ये सिंगल वैल्यूड और थर्ड नंबर का पॉइंट और फोर्थ नंबर का पॉइंट हमारे लिए तो अप्लीकेबल है सेम के लिए, सेम वैल्यू के लिए, क्योंकि हमारा आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका मतलब होगा अगर साई से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा एक ही आंसर देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिंगल वैल्यूड। लेकिन अगर हम उसका इंटीग्रेशन लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को इंटीग्रेशन स्पेस में लेना मतलब उसको फाइंड करने की कोशिश करना जो हमको एक ही बार मिलेगा, इसका मतलब उसका आंसर आ जाएगा 1। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साई इनटू साई स्टार। तो ये 4 कंडीशन अगर साई फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। कोई भी वेव फंक्शन अगर 4 कंडीशन फुलफिल करता है, पहली कंडीशन है साई मस्ट बी कंटिन्यूअस, दूसरी कंडीशन है साई मस्ट बी फाइनाइट। कंटिन्यूअस का मतलब नो सडन चेंजेस, फाइनाइट का मतलब उसको एक लिमिट सेट रहेगी, उससे ज्यादा वो वैल्यू नहीं शो कर पाएगा। तीसरी कंडीशन साई मस्ट बी सिंगल वैल्यूड, यानी एक बार अगर उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो वो सिर्फ एक ही आंसर दिखाएगा। और चौथी कंडीशन अगर उसका इंटीग्रेशन लेते हैं ओवर द स्पेस में, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल है, तो उसका आंसर आएगा 1। तो ये 4 कंडीशन कोई भी अगर वेव फंक्शन फॉलो करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन। इसी के साथ अगर
साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट साई इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंटिटी। क्यों है देखिए, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ गिवन एनर्जी ई इन अ गिवन रीजन अराउंड द न्यूक्लियस। इसका मतलब साई हमको क्या दिखाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने के चांसेस जिसकी एनर्जी ई है और वो किसी गिवन रीजन में है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वहां पर वो मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी गिवन रीजन में जिसकी एनर्जी ई होनी चाहिए, वो बताने का काम साई करेगा। It is possible to identify regions of space around the nucleus where there is a high probability of locating an electron associated with a specific energy। इसका मतलब आप स्पेस के रीजन्स जो रहेंगे अलग अलग, जो न्यूक्लियस के आजू बाजू में रहेंगे, जहां पर उस इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, उसको लोकेट करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, वो रीजन भी आप इस साई को यूज करके फाइंड कर सकते हो जिसकी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एनर्जी रहेगी। इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में जो खाली जगह है वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, क्योंकि उसके लिए साई की वैल्यू हो जाती है 0। वहां पर इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेगा, वहां पर उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम नहीं रहेगी, वो रहेगी मिनिमम। Thus, atomic orbital means the region in three-dimensional space around the nucleus where there is high probability of finding an electron of a specific energy E। इसका मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या होगा, ये रीजन है 3D स्पेस में, जो 3D स्पेस हमने कंसीडर किए न्यूक्लियस के आजू बाजू में, जहां पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, जिसकी पर्टिकुलर एनर्जी रहेगी E। इसका मतलब साई हमको एटॉमिक ऑर्बिट्स के बारे में भी बता सकता है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू।